हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है नागरिकता के बारे में। दोस्तों, इसके पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे कमेंट के ज़रिए पता चला था कि आप लोगों का कुछ ये कहना है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा साफ़ नहीं आ रही है और आवाज़ भी थोड़ा कम आ रही है। तो दोस्तों, आवाज़ का तो मुझे लगता है थोड़ा 2-4 दिन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो थोड़ा 2-3 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन क्वालिटी दोस्तों आप 360p में देखिए और अच्छी क्वालिटी में जा कर के आप मतलब वीडियो को देखिए, थोड़ा साफ दिखेगी। ठीक है दोस्तों, हम अब आज नागरिकता के बारे में पढ़ना चाहते हैं और हम इसके बारे में बहुत अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में हमने जाना था। आज हम भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार हम एक एक करके सारे भागों को देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नागरिकता की। तो नागरिकता का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में भाग 2 में है और जो अनुच्छेद दे रखे हैं 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे भारतीय संविधान में एक और प्रावधान है, वो है एकल नागरिकता का। दोस्तों, हमारी एकल नागरिकता से मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमारे भारत में केवल एकल नागरिकता है, यानी हमें केवल राष्ट्र की नागरिकता चाहिए, हमें राज्य की नागरिकता नहीं चाहिए। केवल एक जगह से नागरिकता मिल गई तो हम पूरा नेशनल की हमें पूरा नेशनल की यहाँ पर चलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नेशनल की नागरिकता चलेगी, यहाँ किसी राज्य की नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी देश में दोहरी नागरिकता होती है तो दोस्तों वो है अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी से मतलब वहाँ पर होता है, एक तो वहाँ पर राज्य की नागरिकता लेनी होती है और एक केंद्र की भी लेनी होती है, दोनों जगह की नागरिकता होती है, वो होती है दोहरी नागरिकता। ठीक है दोस्तों, और एक हमारे भारतीय संविधान में एक और प्रावधान है, वो है अगर नागरिकता संबंधी कोई अगर बदलाव करना हो, कोई भी चेंज करना हो तो दोस्तों वो केवल केवल अधिकार संसद के पास है। केवल संसद ही उसमें चेंज कर सकती है और कोई मतलब संशोधन भी करना होगा तो केवल संसद ही संशोधन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में ये सब देख लिया हमने कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है। दोस्तों, मैं एक अब ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ। अब नागरिकता की बात कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले सवाल आता है, नागरिक होता कौन है? हम नागरिक कब कहेंगे उस किसी व्यक्ति को? दोस्तों, हम नागरिक जब कहेंगे जब वो व्यक्ति किसी देश की राजनीतिक और सिविल दोनों प्रकार के अधिकार उसे प्राप्त हो रहे हों। जिस व्यक्ति को राजनीतिक और सिविल दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हो रहे हों तो वो व्यक्ति हमारा भारत का मतलब उस देश का नागरिक होगा। ठीक है दोस्तों, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं तो हमारे भारत के सिविल और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त हो रहे हो तो वो व्यक्ति हमारे भारत का नागरिक होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे भारत में कितने प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं ये बात आती है कि नागरिक तो चलो है ही हैं, नागरिक तो बहुत सारे मिलते हैं। अब भारत में किस प्रकार के व्यक्ति और मिल सकते हैं? दोस्तों, वो 4 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। पहला नागरिक, जो हमारी मतलब ये दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं, राजनीतिक और सिविल। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट मिलेंगे तुम्हें शरणार्थी। शरणार्थी होते हैं जो हमारे लिए मतलब वीज़ा लेकर के हमारे देश में रह रहे हों कुछ समय के लिए, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कुछ समय से रह रहे हों, वो होते हैं हमारे शरणार्थी। ठीक है, कुछ होते हैं विदेशी, जैसे कुछ समय के लिए आए हों, वो टूर पे आए हों, कुछ देखने के लिए, घूमने के लिए आए हों, छुट्टियां बिताने के लिए आए हों, तो वो होते हैं हमारे विदेशी। ठीक है गाइस, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं राज्य विहीन, जिनका कोई किसी राज्य मतलब किसी भी देश से संबंध नहीं है, जिनका किसी भी देश की मतलब नागरिकता प्राप्त नहीं है, वो व्यक्ति हमारे भारत में मिलते तो उन्हें राज्य विहीन व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बस आप पढ़ते रहना। ये नागरिकता का टॉपिक मैं तुम्हें उंगलियों पे याद करा दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है, अब दोस्तों मैंने तुमसे पहले कहा था जो नागरिकता संबंधी अगर कोई भी हमें चेंज करना हो, अगर कोई भी हमें संशोधन करना हो तो वो केवल केवल किसके पास अधिकार है? संसद के पास। मैंने ये आपसे कहा था। अब इसका स्वरूप हमें देखा है, मतलब कोई एग्जाम्पल की बात करें तो ये कब, ये जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र होता है तो नागरिकता अधिनियम 1955 में स्वतंत्र हुआ था, मतलब हमारा जो संविधान लागू हुआ था। तो जैसे उसके 5 वर्ष बाद ही 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, ये हमारा लागू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो प्रावधान था वो इस प्रकार था कि हमारी जो एक सामान्य व्यक्ति को हमारे देश की किस प्रकार नागरिकता प्राप्त हो सकती है और किस प्रकार उसकी नागरिकता का हनन हो सकता है, ये इसमें प्रावधान थे। ठीक है दोस्तों, अब वो प्रावधान तो जो थे किस प्रकार थे,
अब ये देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान किस प्रकार थे। तो दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार के हैं। इन्हें अभी थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे, आगे जाके मैं फिर बताऊंगा इनके बारे में, तो थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वो 5 प्रकार कौन से हैं? एक तो जन्म से है, एक वंश के आधार पर है, एक पंजीकरण के द्वारा है, एक देशीकरण के द्वारा है, और एक है किसी भी क्षेत्र के और कोई भी क्षेत्र हो हमारे भारत द्वारा हमारे भारत में कोई समझौता संधि के द्वारा मिल गया हो, ठीक है। किसी क्षेत्र के में शामिल हो जाने का कोई भी क्षेत्र अगर भारत में शामिल होता है तो उसके द्वारा, ठीक है गाइस। अब हमें अब नागरिकता मिल गई, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों किसी की नागरिकता छिन भी जाती है, तो वो छीनने के तरीके यानी उसकी जो नागरिकता भारत सरकार द्वारा ली जाएगी उसकी, तो वो किस प्रकार ली जा सकती है, उसे नागरिकता विहीन किया जा सकता है किसी व्यक्ति, तो किस प्रकार किया जा सकता है। तो दोस्तों वो टैप केवल 3 है। लोप के टैप दोस्तों केवल 3 टैप हैं। पहला टैप कौन सा है दोस्तों? पहला टैप है दोस्तों किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसकी स्वतः ही नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए तो भाई किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण मत करना, क्योंकि तुम्हारी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं नागरिकता का परित्याग। अब ऐसा भी होता है किसी को हमारे भारत की जो नागरिकता पसंद नहीं आती है, वो किसी दूसरे देश का सदस्य बनना चाहता है, तो जाइए हमारी देश की नागरिकता का समाप्त परित्याग करके जाइए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? सरकार द्वारा वंचित करने पर। कभी ऐसा होता है कोई आतंकवादी गतिविधियों में परिलिप्त व्यक्ति मिलता है, तो उसकी नागरिकता संसद द्वारा समाप्त की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा अब देखेंगे हम, ये तो हमने सारा देख लिया डिटेल्स वैसे, जो था हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, किस प्रकार नागरिकता प्राप्त हो सकती है, किस प्रकार नागरिकता का हनन हो सकता है। अब देखेंगे हम जो अनुच्छेद थे हमारे, अनुच्छेद कितने थे? 5 से लेकर के 11 तक, केवल 7 अनुच्छेद थे, ठीक है दोस्तों। अब इनके बारे में एक एक करके आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है ये, और हमें पहला नागरिकता का अनुच्छेद तो याद होना हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी उपबंध। दोस्तों जब संविधान हमारा लागू हुआ था, यानी हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1950, ठीक है दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को हमारा जब संविधान लागू हुआ था, उस समय नागरिकता संबंधी उपबंध क्या थे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे देखने हमें सबसे पहला था भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। हम उस नागरिकता जो प्रदान की जाएगी दोस्तों, उस व्यक्ति को दी जाएगी जो 26 जनवरी 1950 से पहले, ठीक है, या होने के समय। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू हुआ था, उस समय कोई भारत का राज्य क्षेत्र, जैसे हम कहें हमारा भारत का राज्य क्षेत्र ये हो गया, ठीक है दोस्तों। थोड़ा मैप मुझे सही नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है दोस्तों, आप थोड़ा सही से बना लेना, इससे आपको थोड़ा समझने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। हमारे भारत का जो राज्य क्षेत्र होगा, टोटल राज्य क्षेत्र जो है, इसमें कोई व्यक्ति जन्मा हो, राज्य क्षेत्र और भी होते हैं, ये समुद्र के सहारे जो होते हैं, इसमें कोई जन्मा हो व्यक्ति, तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? उसके माता पिता में कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या तो उसका जन्म हुआ हो भारत के राज्य क्षेत्र में, या उसके माता पिता का किसी का जन्म हुआ हो भारत के राज्य क्षेत्र में, तो भारत का नागरिक होगा, ठीक है, नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? संविधान लागू होने से ठीक 5 वर्ष पहले से निवास कर रहा हो दोस्तों। या फिर पॉइंट है, संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद उससे पहले
यानी हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1945 के लगभग, मतलब जब से निवास कर रहा हो, उससे पहले से निवास कर रहा हो, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ठीक है, चाहे उसका जन्म मतलब भारत में हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे उसकी माता का जन्म ना हुआ हो चाहे ना हुआ हो। जैसे उसकी माता का जन्म नहीं हुआ है, ना उसका जन्म हुआ है, लेकिन वो 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा है, तो वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अनुच्छेद 5 कहता है। अब देखेंगे दोस्तों अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 6। अब अनुच्छेद 6 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 6 में कहता है पाकिस्तान से प्रव्रजन, ठीक है, प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, यानी जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं, सीधा रहेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान से जो भारत में आए हैं उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है कि किस प्रकार उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी, ये देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके 2 प्रकार हैं। एक तो कह सकते हैं 1935, मतलब एक तो ये टाइप हो गया और दूसरा ये है। तो पहले टाइप देखते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो राज्य क्षेत्र था, जो 1935 का जो राज्य क्षेत्र जितना भी था इंडिया का, अगर उस राज्य क्षेत्र में उसके दादा दादी या नाना नानी का जन्म हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा। ठीक है दोस्तों, अगर 1935 द्वारा जो भारत का राज्य क्षेत्र जो था, अगर उस राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के दादा दादी या नाना नानी का जन्म होता है तो वो भारत का नागरिक होगा, या हमें उसे भारत की नागरिकता प्रदान मतलब प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा टाइप क्या है। तो दोस्तों दूसरा टाइप की जो डेट है वो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। वो है 19 जुलाई 1948। दोस्तों जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी इस डेट से पहले भारत में आ गए हों, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गए हों, तो उन्हें साधारण तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले मतलब 47 में देश स्वतंत्र हुआ था, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, और जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए हैं और वो कब तक आ गए हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं, तो दोस्तों ना साधारण तरीके से ही भारत की नागरिकता प्रदान मतलब प्राप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति इसके बाद आए हैं उनके लिए क्या प्रावधान है? तो उनके लिए भी प्रावधान है, अब वो यहाँ देखते हैं हम। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनको 6 माह रहना होगा, 6 माह के बाद पंजीकरण कराना होगा, और पंजीकरण के जरिए उन्हें नागरिकता प्रदान होगी, यानी उन्हें नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अनुच्छेद 6 कहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 6 मतलब जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति आए हैं उसके बाद जो आते हैं दोस्तों उन्हें 6 माह रहना होगा, और 6 माह रहने के पश्चात वो उसका अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे या पंजीकरण कराएंगे, और पंजीकरण कराने के बाद उन्हें नागरिकता प्रदान होगी। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद क्या कहता है। अगला अनुच्छेद आता है दोस्तों अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 7 में प्रावधान है दोस्तों पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। दोस्तों उसी प्रकार जैसे यहाँ तो मतलब जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, अब कुछ ऐसे भी व्यक्ति जो थे जो हमारे देश से पाकिस्तान जा रहे थे, तो अब उनके लिए नागरिकता का प्रावधान क्या क्या होगा, अब ये देखते हैं। तो उनके लिए भी एक डेट बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दोस्तों 1 मार्च 1947। ठीक है दोस्तों, 1 मार्च 1947 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब इसके बारे में देखते हैं। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद आए हैं, मतलब गए हैं हमारे भारत से, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान में गए हैं, तो उनकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो गई, यानी उनकी नागरिकता समाप्त हो गई है। अगर फिर वो व्यक्ति
कुछ ऐसे भी व्यक्ति गए होंगे जैसे कुछ काम से गए, या कोई वैसे अपना जो मतलब रिलेशंस में गया है, या किसी मीटिंग्स वगैरह में गया हो, बिजनेस से गया हो। तो दोस्तों अब वो अपने लौट के भारत में आना चाहता है। अगर वो भारत में लौट के आना चाहता है तो उसके लिए जो लौट कर भारत में अनुमति लेकर, मतलब एक तो उसे अनुमति लेकर आना होगा भारत में। अनुमति लेने के बाद उसे जो नागरिकता प्रदान की जाएगी वो अनुच्छेद 6 के तहत मतलब की जाएगी। 6 में क्या प्रावधान था, कम से कम 6 माह यहाँ पर रहना होगा, उसके बाद तुम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद तुम्हें नागरिकता प्रदान होगी। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया है और फिर भारत में आना चाहता है तो पहले उसे अनुमति लेनी होगी, और अनुमति के बाद कम से कम 6 महीने रहना होगा, और 6 महीने रहने के बाद उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के आधार पर उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप समझना, ये थोड़ा सब्जेक्ट समझने पर आधारित है दोस्तों। एक बात तुम्हारे समझ में आ गया तो फिर तुम कभी नहीं भूलोगे। कम से कम ये हमें एक कहानी के टाइम में समझना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम आर्टिकल हमारा आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में अब क्या प्रावधान है ये देखेंगे। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। ठीक है दोस्तों, जो भारत से बाहर मतलब भारत के बाहर रह रहे हैं जो व्यक्ति, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, अब ये भी देखेंगे। तो अनुच्छेद 8 में ये प्रावधान है दोस्तों कि हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 का जो राज्य क्षेत्र जो था, परिभाषित क्षेत्र जो था, ठीक है, अगर इस क्षेत्र में उसके दादा दादी या नाना नानी जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति, अब दादा दादी या नाना नानी का जन्म हुआ है, अब वो विदेश में रह रही हैं, मतलब इनका जन्म यहीं पर हुआ था लेकिन ये अपने परिवार को लेकर विदेश में रह रहे हैं, या इनके बेटा बेटी या इनके दामाद कोई भी सही, ये अगर विदेश में रह रहे हों तो हम दोस्तों क्या कहेंगे ना, भारतीय मूल के व्यक्ति, इन्हें क्या कहेंगे हम, भारतीय मूल के व्यक्ति। क्योंकि इनकी मूल यानी जड़ कहाँ पर है इनकी, भारत में ही तो जन्मी है जड़, तभी तो कहेंगे। मूल से मतलब अब जड़ ही होता है, मूल का अगर हम शब्द का अर्थ देखें तो जड़ होता है। इनकी जड़ कहाँ है, भारत में है, क्योंकि दादा दादी या नाना नानी का जन्म भारत में ही हुआ है, तो इसीलिए दोस्तों इन्हें हम भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हमने देख लिया। अब दोस्तों ये देखेंगे जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो परिभाषित क्षेत्र था उसमें दादा दादी या नाना नानी का जन्म हुआ है तो वो व्यक्ति हमारा भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। अब भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए क्या प्रावधान है, तो दोस्तों उसके लिए जो प्रावधान है वो है पंजीकरण द्वारा उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और पंजीकरण का क्या प्रावधान था, मान्यता लेकर तुम्हें आना होगा, कम से कम 6 माह यहाँ रहना होगा, 6 माह बाद तुम्हें पंजीकरण कराना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, और पंजीकरण के बाद भी उसे कम से कम 7 वर्ष तक यहाँ रहना होगा। ठीक है गाइस, 7 वर्ष भी यहाँ रहने का प्रावधान है, वो हम आगे देखेंगे और डिटेल में तुम्हें बताएंगे इसके बारे में। अभी केवल अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद आता है 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है दोस्तों ये देखते हैं। तो अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना, नागरिक न होना। ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति विदेशी यानी कुछ दूसरे देश का, जैसे हमारे कोई भारत का, हम एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति हमारे भारत का है, वो किसी दूसरे यानी पाकिस्तान की या मैं कहता हूँ अमेरिका की नागरिकता लेना चाहता है, वो अगर जैसे ही वो नागरिकता लेना चाहता जब तक नहीं, जैसे ही उसने नागरिकता वहाँ की ग्रहण की तो हमारे भारत की स्वतः ही नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, वो हमारे भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 9 हमारा ये कहता है कि जो व्यक्ति विदेश की नागरिकता लेगा तो वो हमारे देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये कौन कहता है, अनुच्छेद 9। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों नागरिकता के जो अधिकार कहाँ तक बने रहेंगे, कहाँ तक नहीं बने रहेंगे, इनके लिए निर्धारित कौन करेगी, केवल संसद करेगी।
मैंने तुम्हें बताया है पहले भी कि जो नागरिकता संशोधन भी जो करेगी वो केवल संसद ही कर सकती है और ये अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना है। और दोस्तों ये अनुच्छेद जो है तुम्हें याद करने हैं, क्योंकि शुरुआती अनुच्छेद तो तुम्हें याद होना ज़रूरी है और तुम भारत के नागरिक हो तो इस नाते से तो और भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब अगले अनुच्छेद की बात करते हैं जो हमारा अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या प्रावधान है दोस्तों? अनुच्छेद 11 में प्रावधान है संसद को नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति। दोस्तों हम पहले भी, मैंने सबसे पहले बताया था तुम्हें, हमारे संविधान ने ये संसद को अधिकार दिया है अगर नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाना हो तो वो केवल संसद ही बना सकती है। तो दोस्तों अब ये अनुच्छेद भी कौन कहता है? अनुच्छेद 11 यही कहता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि अगर कोई भी कानून बनाना हो, कोई भी संशोधन करना है तो वो केवल हमारी संसद कर सकती है। दोस्तों जो नागरिकता अधिनियम 1955 पारित हुआ था दोस्तों, इस अनुच्छेद के ही बल पर हुआ था, अनुच्छेद 11 के ही जरिए हुआ था नागरिकता अधिनियम 1955 पारित। ठीक है दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है ये देखते हैं दोस्तों। नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान है। इसकी जो धारा दे रखी है, धारा 3 से लेकर के 7 तक है, यानी 5 धाराएं दे रखी हैं। 5 धारा में एक मतलब प्रावधान है। और नागरिकता समाप्त करने के भी 3 प्रावधान हैं और 3 धारा दे रखी हैं, 8, 9, 10। ठीक है दोस्तों, धारा दोस्तों अब वो जमाना गया कि जब केवल ये पूछा जाता कितने टाइप हम दोस्तों धारा पूछी जाती हैं, कौन सी धाराओं में प्रावधान कौन सा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान जो हैं वो कैसे हैं। एक है जन्म से, बाई बर्थ, पंजीकरण से, बाई रजिस्ट्रेशन। जन्म से दोस्तों चलो एक एक करके मैं समझाता भी जाता हूँ। जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और वो कम से कम उसका स्वतंत्रता से पहले रह रहा हो, या उसके दादा दादा या नाना नानी रह रहे हों, या वो बाई मतलब वंशानुगत चल रहा हो, ठीक है, तो वो जन्म से के आधार पर उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिस व्यक्ति का जन्म हमारे भारत में हुआ हो। अब ये नहीं है कोई विदेशी आके उसका जन्म हो गया तो उसका मतलब मान लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, विदेशी का तो थोड़ा समय वो शरणार्थी हो सकता है या वो जो होगा विदेशी होगा तो उसका नहीं माना जाएगा। केवल भारत के व्यक्ति हैं, जैसे तुम्हारे पापा भारत के नागरिक हैं और नागरिक का बेटा भी होगा तो वो नागरिक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा टाइप आता है पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन। दोस्तों बाई रजिस्ट्रेशन का यही है, कम से कम 6 माह यहाँ पर किसी भी भारत में आएंगे तो 6 माह रहना होगा और 6 माह के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद 7 वर्ष पहले से फिर उसे कम से कम 7 वर्ष रहना होगा जब उसे नागरिकता प्रदान होगी। ठीक है दोस्तों, ये पंजीकरण में हमारे पंजीकरण का प्रावधान है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। तीसरे नंबर पर क्या है, 5 प्रकार ही तो हैं। तीसरा नंबर देखते हैं देशीकरण, बाई नेचुरलाइजेशंस। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देशीकरण में हम देखेंगे तो देशीकरण में दोस्तों होता है एक साधारण तौर तरीके से, कोई व्यक्ति यहीं पर रह रहा है और कई वर्षों से रह रहा है वो, तो उसे देशी तरीके से ही नागरिकता प्रदान हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा नंबर आता है नंबर 4, वंश से। दोस्तों वंश से होता है बाई डिसेंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम कह सकते हैं वंश के आधार पर कि हमारा वंश ये था, उस वंश के बाद ये वंश आया, अगर वो वंश के अनुसार ही उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। जैसे हम कोई व्यक्ति आया का वंश है तो उस वंश के अनुसार ही, जैसे इसका बेटा ये हो गया, उसके बेटा ये हो गया, उसका बेटा ये हो गया, तो उस वंश अनुसार ही उसे नागरिकता प्रदान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा जो प्रावधान है नागरिकता अधिनियम 1955 में है। अब 5वां जो प्रावधान है वो है भूमि अर्जन द्वारा। कुछ इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं दोस्तों जो हमारे भारत में मिला लिए जाते हैं या वो स्वतः ही हमारे भारत में आ जाते हैं, जैसे कुछ, या फिर हमारे किसी संधि या समझौते के द्वारा कुछ क्षेत्र हमें भारत को प्राप्त होता है, तो वहाँ के जो व्यक्ति होंगे, वहाँ के जो नागरिक होंगे, उन्हें भारत की नागरिकता किस प्रकार प्रदान होगी, तो वो इस प्रकार प्रदान होगी दोस्तों भूमि अर्जन द्वारा। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों को इस प्रकार भी नागरिकता प्रदान होगी।
ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नागरिकता हनन होने के टाइप क्यों कितनी हैं। तो दोस्तों मैंने बताया तुम्हें वो नागरिकता हनन होने के 3 टाइप हैं और धारा दे रखी है 8, 9, 10। ठीक है दोस्तों। अब पहला टाइप देखते हैं। पहले टाइप में क्या है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। दोस्तों वो तो हमारा पहले भी है, अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेंगे तो हमारी जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। दूसरा नंबर क्या कहता है, नागरिकता का परित्याग करने पर। दोस्तों वो भी है जो हमने पहले पढ़ा है कि नागरिकता का परित्याग अगर तुम स्वतः ही करोगे तो तुम्हारी नागरिकता का मतलब नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम परित्याग कर रही हो ना वहाँ पर, तो तुम छोड़ रही हो, तुम छोड़ोगे तो स्वतः ही खत्म हो गई। अब तीसरे नंबर पर आता है सरकार द्वारा वंचित करने पर। सरकार द्वारा वंचित भी दोस्तों की जा सकती है तुम्हारी नागरिकता। वो किस प्रकार, अगर तुम किसी न किसी आतंकवादी गतिविधि में परिलिप्त मिलते हो, या दोस्तों तुम्हारा जो अगर तुम्हारा संबंध किसी विदेशी आतंकवादियों से हो, या तुम्हारा कोई जैसे हम कह सकते हैं कि तुमने हमारे भारतीय संविधान का अपमान किया हो। दोस्तों इस प्रकार की अगर कोई ऐसी तुम्हें गतिविधि मिलती है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। या ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, वो हमारे देश से कहीं दूसरे देश में कई सालों से रह रहा है और वहाँ पर कोई आतंकवादी गतिविधि कर रहा है, तो दोस्तों उसकी भी नागरिकता यहाँ पर समाप्त की जा सकती है। ठीक है। ये नागरिकता समाप्त करने के जो प्रावधान है वो 3 है। अब दोस्तों आगे देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। वो है हमारा दोस्तों ये बहुत फेमस रहा है मुद्दा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे कहते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA। ठीक है दोस्तों, ये बहुत हंगामेदार और बहुत ही मुद्दा बहुत फेमस रहा है। इसके बारे में चलो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस क्लास में, क्योंकि नागरिकता की बात हो रही है तो हम नागरिकता संशोधन अधिनियम भी देख लेते हैं। दोस्तों ये अधिनियम जो 2019 में बना था, और ये जो विधेयक आया था 2016 में, ये विधेयक आया था 2016 में भी आया था दोस्तों, ये वहाँ असफल हो रहा, लेकिन 2019 में ये पारित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। इसमें जो दोस्तों झगड़े वाला जो था, इसमें जो विरोध और इतना सारा जो हंगामा हुआ है दोस्तों, क्या कारण था ये। दोस्तों ये कारण तो कुछ ऐसा ही था। इसके जो पहले प्रावधान देखते हैं, इसमें क्या प्रावधान था। दोस्तों इसमें प्रावधान जो था वो था 6 समुदाय। इसमें 6 समुदाय लिए गए थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी। ठीक है। और जिन्हें कहते थे हम अल्पसंख्यक। किसी देश के अल्पसंख्यक मतलब किसी देश के नहीं, केवल 3 देशों के जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं ना, और अल्पसंख्यकों में केवल 3 जो 6 कास्ट ली गई थी, यानी 6 समुदाय लिए गए थे। अब वो थे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी। ये 6 समुदाय जो थे उन देशों में अल्पसंख्यक थे। एक तो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक थे, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक थे, और पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक थे। इन लोगों के लिए हमारी भारत सरकार ने कुछ सुधारने के लिए, मतलब कुछ ऐतिहासिक भूल होती हैं या कुछ वैसे होते हैं, उन्हें सुधारने के लिए एक्ट मतलब लाया गया था और ये पारित भी किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब ये इसमें जो इसके जरिए संशोधन कहाँ पर हुआ है दोस्तों, तो वो संशोधन हुआ है हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 में हमारा संशोधन हुआ है। अब इस संशोधन क्या किया गया है, जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हों, अब वो कौन से व्यक्ति हैं, वो 6 समुदाय के व्यक्ति हैं। अगर ये 6 समुदाय में से कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गया हो, तो दोस्तों वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है। इसमें ये प्रावधान है, और इसका विरोध इसलिए किया गया था कि जो हमारे मुस्लिम वर्ग हैं उनके द्वारा बहुत बढ़ चढ़ के विरोध किया गया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि इस जो 6 समुदाय हैं उसमें मुस्लिम समुदाय को ऐड नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उन्होंने इस एक्ट का बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, इसमें ये प्रावधान था। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं NRI। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये बहुत बार बार पूछे जाते हैं, NRI क्या होते हैं, PIO क्या होते हैं, OCI क्या होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बार बार ये इन टॉपिकों से पूछा जाता है, ये भी चलो हम एक नज़र से देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले कहते हैं NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ठीक है दोस्तों, या हम कैसे हैं अनिवासी भारतीय।
अनिवासी भारतीयों के बारे में देखते हैं। ये दोस्तों भारत के नागरिक हैं। मैं कुछ पॉइंटों में तुम्हें बताऊंगा दोस्तों। ये भारत के नागरिक होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये लोग पासपोर्ट लेकर विदेश में रह रहे हैं। दोस्तों ये व्यक्ति ना भारत के नागरिक तो होते हैं, लेकिन पासपोर्ट लेकर के विदेश में हमारे भारत का पासपोर्ट लेके जाते हैं और विदेश में जाकर के जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है। जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी करते हैं, ये विदेश में ही रहते हैं, ठीक है ना। इन लोगों के लिए अब अधिकार क्या क्या प्राप्त है हमारे भारत में, क्योंकि भारत के पासपोर्ट है, नागरिक हैं, तो उन्हें अधिकार भी प्राप्त होंगे। दोस्तों इन लोगों को जो अधिकार प्राप्त है, मताधिकार प्राप्त है, यानी ये आकर के वोट कर सकते हैं, इलेक्शंस होंगे उसमें वोट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आके चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रश्न यहीं से बनता है कि एनआरआई के बारे मतलब संबंध में जो कथन दे रखे हैं इनके में बताइए। तो पहला का मतलब कथन होगा पासपोर्ट लेकर विदेश में रह रहे होते हैं, चलो ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों मताधिकार प्राप्त है, चलो ठीक है। तीसरा है इन्हें चुनाव भी लड़ने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों वहाँ पर इसमें फिर पूछेगा इन कथनों में से कौन सा गलत है, तो दोस्तों हमें कहेंगे कि इन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। ये केवल वोट डाल सकते हैं, यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है दोस्तों। और इन्हें एनआरआई कोटा है दोस्तों, हमारा जो एक कोटा है एनआरआई कोटा, इन लोगों के लिए एक स्पेशल कोटा भी बनाया गया है। उस कोटे के तहत ये शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा का अधिकार है इन्हें। और दोस्तों इन्हें भारतीय मुद्रा में खाता, हमारी बैंक जो है भारतीय बैंकों में खाता यानी अकाउंट खोलने का भी अधिकार प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट याद रखना है और ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अब जो दोस्तों आते हैं हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति। अब हम इनके बारे में देखेंगे। भारतीय मूल के व्यक्ति इन्हें कहते हैं PIO, ठीक है। क्या कहते हैं ना, PIO कहते हैं, पर्सन ऑन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ठीक है दोस्तों। अब इनके बारे में क्या देखते हैं कि ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे NRI हमारे भारत के नागरिक हैं, ये भारत के नागरिक नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। कंपैरिजन करके चलो, मतलब कौन नहीं है कौन है। और इनका क्या है, अब ये भारत के नागरिक नहीं है तो इनके बारे में क्यों यहाँ दे रखा है दोस्तों। इनके दादा दादी या नाना नानी भारत के नागरिक थे पहले, ठीक है, इसीलिए इनकी हम बात कर रहे हैं। अब इनके लिए क्या विशेष मतलब कुछ सुविधाएं भी हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई दादा दादी या नाना नानी भारत में मतलब भारत के नागरिक रहे हैं वो, तो उनके लिए सुविधा है दोस्तों। वो है भारत में अगर ये आएंगे तो उन्हें 15 वर्ष के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अगर ये भारत में आते हैं तो इन्हें 15 वर्ष के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों ये अगर 7 वर्ष तक भारत में निवास करते हैं तो पंजीकरण के आधार पर इन्हें नागरिकता प्रदान हो जाएगी। उसमें पंजीकरण वाले में क्या था, 6 महीने कम से कम रहो, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराओ और 7 वर्ष रहोगे तो मतलब तुम्हें सीधे नागरिकता प्रदान हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों इनके लिए एक और प्रावधान है। अब वो क्या है, मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार दोनों दोस्तों समाप्त होते हैं। इन्हें ना तो ना तो ये वोट कर सकते हैं और ना ही ये इलेक्शंस लड़ सकते हैं। और दोस्तों एनआरआई जो है उसे चुनाव लड़ने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। कंपेरिजन कर लेते हैं। और दोस्तों इन लोगों को एनआरआई एक कोटा जो होता है उसके तहत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो है और खाता खोलने का भी अधिकार है। भारतीय बैंक में भारतीय मुद्रा में ये अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारे आगे आते हैं OCI। अब OCI के बारे में देखेंगे। OCI जो इन्हें क्या कहते हैं हिंदी में, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। अब इनके बारे में देखते हैं। ये भारत के नागरिक नहीं होते, यानी कह सकते हैं हम इन्हें भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होती है, ये विदेशी नागरिक होते हैं, ठीक है। अगर इनके लिए, अब हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान होंगे दोस्तों। इन लोगों के लिए जब भारत में आएंगे तो इन्हें जीवन भर वीज़ा की आवश्यकता होगी। ये कभी भी आएंगे, चाहे 2 दिन के लिए आए, मतलब जब भी आएंगे इन्हें वीज़ा की आवश्यकता होगी, ठीक है।
और दोस्तों इनके लिए जो प्रावधान है वो प्रावधान ये है, अगर पंजीकरण के लिए दोस्तों ये करें तो कम से कम 5 वर्ष बाद, पंजीकरण के 5 वर्ष बाद और 1 साल से भारत में रह रहे हों, ठीक है, जब इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान होगी। पंजीकरण के बाद भी इन्हें कम से कम 5, पंजीकरण के बाद कम से कम 5 वर्ष रहना है और फिर उसके बाद भी 1 वर्ष और रहना है जब इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान होगी, ठीक है। और दोस्तों इन्हें एनआरआई जो है, एनआरआई कोटे के तहत शिक्षा का और बैंक में, मतलब एक तो शिक्षा का और एक बैंक में खाता खोलने का दोनों अधिकार है दोस्तों, ये तीनों को ही अधिकार है। ओसीआई को भी अधिकार है, एनआरआई को भी और पीआईओ को भी ये अधिकार प्राप्त है। पीआईओ ये भी होते हैं, इन्हें भी ये अधिकार प्राप्त है। वो क्या है, भारतीय बैंक में भारतीय मुद्रा में खाता खोल सकते हैं और एनआरआई कोटे के तहत, एनआरआई कोटे के तहत शिक्षा का अधिकार भी इन्हें प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम कुछ नोट देखते हैं। अब कुछ हमारा ज़रूरी पॉइंट है, वो दोस्तों क्या है, 6 जनवरी 2015 के नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015 द्वारा पीआईओ और ओसीआई कार्ड धारकों की भिन्नता समाप्त कर दी गई। दोस्तों जो हमारे पीआईओ और ओसीआई, यानी जो ओसीआई हैं और पीआईओ जो हैं, इनकी जो भिन्नता है, अब इनकी भिन्नता क्या है कि यहाँ पर देखो, ये तो पंजीकरण वाली भिन्नता हो गई, ठीक है, और जीवन भर जो यहाँ पर जीवन भर जो वीज़ा की आवश्यकता होती है, ये भिन्नता हो गई। ऐसी भिन्नताएं समाप्त कर दी गई। वो कब की गई थी, अध्यादेश द्वारा। और दोस्तों अध्यादेश शब्द आ रहा है यहाँ पर, तो अध्यादेश से मतलब अध्यादेश कब होता है, ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और अनुच्छेद होता है 123 123 द्वारा अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है दोस्तों। अब हम इन अनुच्छेदों के बारे में दोस्तों बहुत डिटेल में आगे जो क्लास आती जाएंगी हम पढ़ते जाएंगे दोस्तों। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारे अब आने वाले हैं मूल अधिकार। अब हम जो आगे पढ़ेंगे दोस्तों मूल अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे क्लास और भी अच्छी होने वाली हैं। बस आप वीडियो को देखें, लगातार जो वीडियो आ रही हैं उन्हें देखें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे तो दोस्तों ये फ़ायदा होगा आपको कि जो मेरी वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी और जिससे आपको जो क्लास, कोई भी क्लास होगी, मिस नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।